नमस्कार। अपने रणनीतिक संबंधों के 10 साल पूरे कर चुके भारत और मंगोलिया ने अपनी साझेदारी को और भी प्रगाढ़ बनाने की दिशा में अलग अलग कई अहम क्षेत्रों में समझौते और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लद्दाख और मंगोलिया के अरंगखगाई प्रांत के बीच सहयोग समझौता अहम रहा है। इसके अलावा दोनों ही देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मानवीय सहायता, संस्कृति, इमिग्रेशन, प्रवासी मामले, खनिज सहकार, डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सहमत हैं। दोनों ही देश रक्षा, सुरक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों का वैश्विक मुद्दों पर भी एक जैसा दृष्टिकोण है। स्पिरिचुअल सिबलिंग से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई उड़ान देते इन्हीं संबंधों पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुलैरसुख-उखना ने मुलाकात की। राष्ट्रपति उखना की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बीते 10 साल से रणनीतिक संबंध हैं। अपनी द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों ही नेता क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक हित को लेकर एकमत दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को नियम आधारित, मुक्त व स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में देखते हैं। वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। सामरिक, व्यावसायिक, मानव संसाधन, इंफ्रा विकास सहित सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए दोनों ही देशों ने कुल 9 समझौते व ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें इमिग्रेशन, प्रवासी मामलों, खनिज, सहकार, डिजिटल क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग, डेयरी और कृषि में भी अपार संभावनाएं हैं और ये खुशी की बात है कि भारत मंगोलिया का एक विश्वसनीय साझेदार है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने भी भारतीय सहयोग की प्रशंसा की। भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। मैं आपके ईमानदारीपूर्ण योगदान के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं, जिसने भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातचीत और समझौते दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होंगे और हमारे नागरिकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भारत और मंगोलिया के बीच यह मित्रता आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे और हमारी ऐतिहासिक व आध्यात्मिक साझेदारी हमेशा आगे बढ़ती रहे। भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को ई वीजा निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की। वहीं एक समझौता लद्दाख हिल काउंसिल और मंगोलिया के अरंगखगाई प्रांत के बीच हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भगवान महात्मा बुद्ध के 2 महान शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों को भारत मंगोलिया भेजेगा। दोनों ही देशों के राजनयिक संबंधों के 70 साल होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। दोनों ही नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। ये पौधा विशेष तौर पर राष्ट्रपति उखना की मां के नाम पर रोपा गया है। इससे पहले राष्ट्रपति खुलैरसुख ने अन्याय के खिलाफ भारत सहित दुनिया को सत्य व अहिंसा का शांतिपूर्ण रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश सुमन और जयंती झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो किस तरह से संबंधों की नई उड़ान जो है वो आज दिखाई दी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। एम्बेसडर वाधवा, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, राजनयिक संबंधों के 70 साल, रणनीतिक संबंधों के 10 साल और उसके बाद आज जिस तरह से आत्मीयता देखने को मिली है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी संबंधों की उड़ान को? देखिए, भारत और मंगोलिया के बीच जो संबंध है, ऐतिहासिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं और रणनीतिक भी हैं, लेकिन बहुत पर आधारित हैं। और 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मंगोलिया के दौरे पर गए थे, उस समय बौद्ध धर्म के ऊपर लेकर कई सारे समझौते हुए थे। हमने आज देखा है कि उसमें काफ़ी उन्नति हुई है और उसको आगे ले जाकर कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे कि जो सांस्कृतिक संबंध हैं भारत और मंगोलिया के बीच में, उनमें उन्नति और होगी। लेकिन जो आर्थिक संबंध भारत के हैं मंगोलिया के साथ में, उसमें एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जिसमें जो कि 2015 में जिसके ऊपर एक निर्णय लिया गया था। $1.7 बिलियन की ये रिफाइनरी है। मंगोलिया के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर मंगोलिया में ही है। वो इसलिए है क्योंकि मंगोलिया को और भारत जो है मंगोलिया को एक स्ट्रेटेजिक देश के रूप में देखता है। चीन के साथ लगा हुआ मंगोलिया और उसके साथ में जो दूसरे जो उसके आउटलेट्स हैं वो सारे बंद हो चुके हैं रशिया को छोड़ करके। और इस तरह से मंगोलिया, कुछ पड़ोसी देश हैं, इनमें पड़ोसी देश भारत भी अपने आप को पड़ोसी देश कहता है मंगोलिया का। इसीलिए शुरू से भारत ने मंगोलिया की रक्षा और सुरक्षा में योगदान दिया है। और आज हमने वही देखा कि कुछ रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी कुछ समझौते हुए हैं। और जो लद्दाख हिल काउंसिल का जो समझौता हुआ है अरकंगाई क्षेत्र के साथ मंगोलिया में, उससे भी सांस्कृतिक संबंध और सुदृढ़ है। बिल्कुल। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम देखते हैं सांस्कृतिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, व्यापारिक संबंध भी हैं, किस तरह से अगर हम बात करते हैं वैश्विक ग्लोबल परिदृश्य की, तो ऊर्जा संतुलन को कितना साधते हुए ये संबंध दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जो भारत का एक अपना एक मिशन है, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने जो एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। और इस क्षेत्र में जो खासकर जब हम मंगोलिया के संदर्भ में देखते हैं तो मंगोलिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें और एनर्जी सेक्टर है, उसमें भारत ने बड़ा एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, लगभग 1.7 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी और डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी भारत ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्योंकि मंगोलिया भारत का एक बहुत स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल पार्टनर है, आप ये कहिए कि हमारा थर्ड नेबर के रूप में हम मंगोलिया को डील करते हैं, जो कि जोग्राफिकली या तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में प्लेस्ड है या आप ये कहिए कि ये इनर एशिया का पार्ट है। और वहाँ पर और रशिया और चाइना के बीच में इनका सिचुएशन है, तो भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कल्चरल, जो आपने बात कही कि कल्चरली हम, आप अगर कहेंगे कि जो बाबर की मदर थी वो भी मंगोल थी, वो भी वहाँ से आई, तो हमारा जो हिस्टोरिकल, और आप उससे पहले जाएंगे तो जो हमारे रूट्स हैं, चाहे वो स्कंदगुप्त से लेके या मौर्य डायनेस्टी में, हमारे जो डीप रूट्स जो देखने को मिलते हैं वो मंगोलिया से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वो आता है वो बुद्धिज़्म का आता है। और बुद्धिज़्म का जो आपने जिक्र भी किया कि जो उनके जो अवशेष हैं, सारिपुत्र मधोक के जो अवशेष हैं उसको भी एक्सचेंज करने की बात आ रही है। साथ ही साथ जब
तिब्बत का भी मंगोलिया से बहुत गहरा नाता है। जब दलाई लामा वहाँ पे विजिट कर रहे थे तो चीन को उस पर बहुत आपत्ति हुई, बहुत ज़्यादा चीन और मंगोलिया के संबंधों में खराबी आई। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत का मंगोलिया के साथ अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और मोटे तौर पे आप जब देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है जिसमें हमने 9 समझौते किए हैं, उसमें हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स के साथ साथ जो रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स इन मंगोलिया की बात है, कोऑपरेशन इन इमिग्रेशन, जियोलॉजी, मिनरल रिसोर्सेज, और साथ ही साथ जो प्रोपोर्शन ऑफ कोऑपरेशन की बात है, डिजिटल सॉल्यूशन की बात है, बहुत सारे क्षेत्रों में जो आज के दिन ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के रूप में उसका भारत हमेशा एडवोकेसी करता रहा है। ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने के नाते भी मंगोलिया के साथ में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भारत की रही है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मंगोलिया भारत के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली एंड कल्चरली तीनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश है। और हम पिछले, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए थे, जब हमने थर्ड नेबर का स्टेटस उनके साथ किया, उसी के साथ साथ हमने मंगोलिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत ने लगभग 37 कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया हुआ है। उसमें मंगोलिया एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो मान के चलिए कि जो भारत का और मंगोलिया का जो अपना नाता है वो हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है और स्ट्रेटेजिक है। बिल्कुल, इन्हीं आयामों पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वाधवा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम सांस्कृतिक संबंधों की बात कर रहे हैं, जो बुद्धिज़्म है वो जो है दोनों देशों को जोड़ता है, इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी प्रगाढ़ करता है। मंगोलिया कहीं ना कहीं भारत को आध्यात्मिक गुरु भी अपना मानता है। उसी संदर्भ में जो लद्दाख के साथ समझौता हुआ है वो कितना अहम हो जाता है, और जब हम इन समझौतों की बात करते हैं इनके कई अलग मायने भी होते हैं। किस तरह से ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा देता है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि लद्दाख हिल काउंसिल और अरखंघाई प्रांत के बीच जो समझौता हुआ है, और उसके साथ साथ जो गंदन मोनास्ट्री और नालंदा के साथ जो संबंध जोड़ने का जो समझौता हुआ है, और फिर उसके साथ साथ एक और डिसीजन लिया गया है कि अगले वर्ष गौतम बुद्ध के 2 शिष्य जो हैं मादरयान के अवशेष ये मंगोलिया भेजे जाएंगे। तो ये सब दर्शाता है कि भारत जो है वो चाहेगा कि ये जो बुद्धिस्ट लिंक्स हैं मंगोलिया के साथ में वो सुदृढ़ बने, और एक संस्कृत स्कॉलर को मंगोलिया भेजने का भी फैसला लिया गया है, जो कि गंदन मोनास्ट्री में काम करेगा और जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर काम होगा, जिससे कि जो पुराने लिंकेजेस हैं भारत और मंगोलिया के बीच में उनमें और मजबूती आएगी। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गंदन मोनास्ट्री की विजिट पर थे तो उन्होंने इस पर स्पेशल एम्फेसिस दिया था, और वहाँ के जो महंत थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद से लेकर गंदन मोनास्ट्री के साथ जो भारत की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो लिंकेजेस हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हुई हैं। हमने देखा है कि पहले भारत की ओर से हमने बुद्धिस्ट धर्म के एम्बेसडर भी मंगोलिया में भेजे हुए हैं, और उसके चलते जो भारत और मंगोलिया की जो लिंकेज है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, वो भी बहुत आगे बढ़ी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस रिलेशनशिप में। इसको जितना हो सके उसे आगे ले जाना चाहिए, और भारत यही कोशिश करेगा कि ये जो लिंक्स हैं ये आगे चलकर इनको और बढ़ावा मिले।
बिल्कुल। प्रोफेसर भारद्वाज, मंगोलिया को जो है वो तीसरा पड़ोसी भी भारत का कहा जाता है, और जिस तरह से लगातार हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ऐसे में भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और मंगोलिया की थर्ड नेबर पॉलिसी है, इसमें कितना स्वाभाविक तालमेल दिखाई देता है और ये तालमेल क्यों ज़रूरी भी है? देखिए, जहाँ तक भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो भारत को बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जोड़ती है। उसमें चाइना भी आता है, आप कोरिया भी आता है, जापान तक को कवर करती है। जहाँ तक मंगोलिया की बात है, निश्चित रूप से हम थर्ड नेबर, क्योंकि नेक्स्ट टू और एक्सटेंडेड नेबर्स के रूप में हम डील करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा पक्ष जो उभर के आ रहा है कि दोनों देशों के बाद जो अब हमने कहा जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है दोनों देशों के बीच में, या आप ये कहिए जो हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है, उसको अभी आज की जरूरत को ध्यान में रखते 2-3 सेक्टर्स में जो भारत और मंगोलिया के बीच कोऑपरेशन हो रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा है जो यूथ एक्सचेंज, जिसको हम कहेंगे कि यंग कल्चरल एम्बेसडर्स को तैयार करना, और उसमें एजुकेशनल कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं जेएनयू से आता हूं और जेएनयू में भी हमने देखा है कि मंगोलिया से काफ़ी स्कॉलर्स जेएनयू में अध्ययन करते हैं, और जेएनयू के भी स्कॉलर्स मंगोलिया में जाके काफ़ी कुछ हम रिसर्च कराते हैं। तो निश्चित रूप से मंगोलिया हमारे अगर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में एजुकेशनल और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण। जो दूसरा पक्ष जो आता है उसमें मेडिकल सेक्टर में जो बेसिकली क्योंकि ये ग्लोबल गुड्स का पार्ट है, और मेडिकल सेक्टर में भारत काफ़ी कुछ हद तक वहाँ पर एक सहयोगात्मक एक पार्टनरशिप हमारा मंगोलिया के साथ में रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी जो बढ़ी है उसमें कि भारत ने मंगोलिया के लोगों को ई वीजा, यानी आप वीजा ऑन अराइवल की बात करें, इससे क्या होगा कि दो देशों के बीच में मतलब पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मंगोलिया की देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा वास्ट एक ज्योग्राफिकल टेरेन है, और उसमें बहुत सारा स्कोप्स है भारत के लिए, चाहे वो आप क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, ये सब के साथ साथ। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो मैंने कहा कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, जिसमें एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, आप एजुकेशन है, कल्चरल कोऑपरेशन है, उसमें भारत और मंगोलिया के बीच में ये थर्ड नेबर, इसलिए कि चाइना एक बीच में बड़ा एक बड़ा फैक्टर है और बड़ा एक नेबर है, लेकिन हमारे जो रिश्ते इतने नज़दीक है कि हम बिल्कुल नेबरहुड की तरह हम मंगोलिया को डील करते हैं। तो ये बात, और भारत के खासकर जब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विजिट किए तो बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में इसमें लिया। और एक और बात जो आती है कि देखिए दोनों देश एक ही वैल्यूज में विश्वास करते हैं, जो डेमोक्रेसी की, लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें भी भारत और मंगोलिया के जो विचार हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है। हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, और वहाँ पर जो साउथ चाइना सी है या इंडियन ओशियन है, इसमें भी मंगोलिया बिल्कुल एकदम खुलकर इस पक्ष को रखता है कि हर कंट्रीज को व्यापार का पूरा अधिकार होना चाहिए, और किसी तरीके के इंटरप्रेशन और किसी तरीके को भी कंट्री उस हेजोमनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन और बाकी जो क्षेत्रों में भारत का जो कोऑपरेशन है उसमें मंगोलिया बिल्कुल भारत के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो हमारे संबंध हैं, आज के दिन 10 साल लगभग हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए, और लगभग 70 साल से हमारे जो 10 साल से सामरिक रिलेशंस, आप क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, और 70 साल से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1955 से मंगोलिया के साथ में बरकरार है। और हम इसी ही स्पिरिट के साथ में कि न केवल हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, बाकी हम दूसरे जो ह्यूमन सेंट्रिक जो हमारी अप्रोच है डेवलपमेंट की, उसमें मंगोलिया को बराबर एक पार्टनर के रूप में हम रखते हैं। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मंगोलिया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास कार्यक्रम में। एम्बेसडर वाधवा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जो संबोधन दिया उसमें जिक्र किया जब जॉइंट प्रेसर था कि जो
फ्री और शांत इंडो पैसिफिक बहुत ज़रूरी है और उसमें भारत और मंगोलिया कितने अहम साझेदार जो हैं वो दिखाई देते हैं। और बेसिकली जब हम बात करते हैं एशिया में शक्ति संतुलन की, तो ये जो सहयोग है ये कितनी स्थिरता देता हुआ दिखाई देता है? देखिए, एक मुक्त, खुला और समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक, ये 4 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर भारत और मंगोलिया की सहमति है। वो इसलिए है क्योंकि भारत और मंगोलिया से जुड़ा हुआ विशाल चीन है, जिसकी साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी को मालूम है, और जो अग्रेसिव नेचर उसका चाइना का उभर कर आया है, उसके चलते ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी देश हो सके उन सब का इन प्रिंसिपल्स पर सहयोग बने। तो मंगोलिया और भारत के बीच में इस पर सहयोग है। ग्लोबल साउथ के कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर भारत और मंगोलिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता भारत ने मंगोलिया को दी है, उसमें उसको आगे अगर हम लें तो जो खनन के संबंध में जो हमारी कोऑपरेशन बढ़ी है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो बढ़ी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ी है, इस तरह की जो कोऑपरेशन है वो इंडो पैसिफिक के दूसरे देशों के साथ भी भारत ने आगे बढ़ाई है। और इन सभी मुद्दों पर भारत और मंगोलिया एक मत है। हालांकि मंगोलिया एक छोटा क्षमता के हिसाब से हम देखें तो छोटा देश समझा जाएगा, उसका विशाल एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और एक लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से उसका जो सी का जो आउटलेट है, उसकी जो आउटलेट में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स बिना रशिया और चीन के ऊपर की सहायता लिए बिना अपने आउटलेट्स देख सके एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इसके चलते मंगोलिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो भी एक जिसको हम मुक्त, खुला और समावेशी और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक है, उसको समर्थन दे, और भारत उसका पूरा समर्थन करता है। बिल्कुल। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, दोनों देश रक्षा सुरक्षा इसमें भी जो अपना योगदान है, साझेदारी है, उसको आगे बढ़ा रही हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी आगे काम करने की बात की गई है। ये कितना अहम हो जाता है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से रक्षा और सुरक्षा तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सुरक्षा को हम ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पे बल देते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और जहां पर भी, चाहे हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सारे सेक्टर, हेल्थ सिक्योरिटी, इनको हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राष्ट्रपति, मंगोलिया के राष्ट्रपति विजिट कर रहे हैं, तो 2-3 जो मुद्दे सामने आए हैं, उसमें खासकर जो एक तो जो डेवलपमेंटल डिवाइड्स हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोर शोर से उठाया कि इस डेवलपमेंटल डिवाइड को और इसको कैसे हम पाट सकते हैं। जब तक हम डिजिटल सॉल्यूशन और डिजिटल डिवाइड्स को हम जब तक मीट नहीं करेंगे, तब तक इस डेवलपमेंटल डिवाइड्स को हम नहीं कर सकते। इसमें दो और महत्वपूर्ण पक्ष जो इस यात्रा के दौरान 4 दिवसीय जो यात्रा है उसमें रखे गए हैं कि हम कोऑपरेशन करें, कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में कोऑपरेशन की बात रखी गई है, और साथ ही साथ जो डेयरी सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी, क्योंकि मंगोलिया में भी बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर का, एक ह्यूज टेरिटरी है, बहुत लगभग 30 लाख के लगभग पॉपुलेशन वहाँ की है। तो मान के चलिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का और वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने का। तो ये जो सेक्टर है कि जहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम हार्ड सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉफ्ट और जो ह्यूमन सेंट्रिक जो डेवलपमेंटल अप्रोच है, जिसको यूएन जनरल असेंबली भी अडॉप्ट किया 1994 में, कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसी पक्ष पे भारत काम कर रहा है। न केवल मंगोलिया के साथ, कोई भी दुनिया के देश हैं, चाहे अंडर इंडो पैसिफिक या बियॉन्ड इंडो पैसिफिक भी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी हमारे जो है वो एनर्जी, हेल्थ, कल्चरल ये संबंध, क्योंकि सेंट्रल एशिया बहुत क्लोजली
मंगोलिया के साथ जुड़ा हुआ है, ये पार्ट है, इनर एशिया का पार्ट है। तो ये कंट्रीज भी उसी ही तर्ज पे भारत के साथ में जुड़े हुए हैं जैसे कि मंगोलिया जुड़ा हुआ है। और भारत ये देखता है, चाहे नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, उसमें भी हम रशिया के साथ जुड़ रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, तो निश्चित रूप से मंगोलिया के साथ भी हमारी एक फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ेगा। हम अगर ईरान के साथ या तापी या ईरान गैस पाइपलाइन के साथ जुड़ेंगे तो उसमें भी एक आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो मंगोलिया तक उस पाइपलाइन को, उसको एनर्जी ऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि स्कोप बहुत है, लेकिन स्कोप हम खाली मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ही नहीं देख रहे, हम नॉन ट्रेडिशनल और डेवलपमेंटल इश्यूज में भी दोनों देशों के विकास की बात हम कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, इन राष्ट्रपति की पहली यात्रा है लगभग 6 साल बाद। लेकिन ये बात मान के चलिए कि भारत की पिछले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट की थी तो बहुत लंबे अरसे के बाद किसी हेड ऑफ द स्टेट ने मंगोलिया की यात्रा की। उसके बाद राष्ट्रपति भी वहां विजिट किया, वहां पे रेगुलर जो हाई लेवल अपेक्स लेवल पे विजिट होती है। तो ये बहुत वेलकमिंग चीज है कि भारत नए कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहा है, उनके साथ में एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, बेहद अहम है तमाम क्षेत्रों को देखते हुए। बहुत शुक्रिया संजय भारद्वाज जी, बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वाधवा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी और विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।